नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ अशोक वानखड़े। शरद पवार के एक बयान से बहुत सारी चीज़ों पे पूर्ण विराम लग गया है। महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन जो महाराष्ट्र में चुनाव लड़ती है, जहाँ शरद पवार की एनसीपी, शिवसेना उद्धव ठाकरे और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते हैं। इनके साथ वर्तमान विधानसभा में समाजवादी पार्टी के भी 2 विधायक साथ में हैं, सीपीआईएम की भी है, किसान एंड वर्कर्स पार्टी के भी एक विधायक हैं। और ये तमाम लोग जो उस गठबंधन के महाराष्ट्र की विधानसभा में हैं, उनके लिए भी गुंजाइश होगी ऐसा दिखता है। दूसरी तरफ जो एनडीए गठबंधन है जिसको महाराष्ट्र में महायुति कहते हैं, उसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस, फिर बहुजन विकास आघाड़ी है, फिर आरएसपी है, जेएसएस है, एमएनएस है, इंडिपेंडेंट 14 है। ऐसे 202 का कुनबा उनका है। और जब सीट बँटवारा वहाँ भी होगा तो पहले 102 लोगों को सीटें ये दी जाएगी और फिर बाकी 288 में से 202 जब निकल जाती है तो फिर बाकी बची हुई जो सीट्स है, उसपे ये 3 खासकर बीजेपी, उद्धव ठाकरे, बीजेपी, अजित पवार और एकनाथ शिंदे कैसा बँटवारा करते हैं, उस 66 सीटों में से ये देखने वाली बात होगी। या ये इंडिपेंडेंट को भी नकार के उसकी जगह भी अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि 2019 और 2024 के चुनाव में बहुत फ़र्क पड़ गया। 2019 में जब चुनाव लड़ा, तब बीजेपी 104 पे थी, शिवसेना कंबाइंड 56 सीटों पे थी, नंबर 2 पोज़ीशन पे। राष्ट्रवादी कांग्रेस तीसरे पे थी 53 सीटों के साथ और कांग्रेस 43 के साथ। और जब शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलके जब सरकार बनाई, तो बीजेपी 104 सीटों के साथ विपक्ष में बैठना पड़ा, जबकि वो सबसे बड़ी पार्टी थी। शिवसेना और बीजेपी यदि साथ में रहते, तो ये 160 पे जाते, ये मेजॉरिटी से अच्छा खासा नंबर था। 144-45 पे मेजॉरिटी होती है और यदि आपके पास 160 सीटें हैं, तो आपके पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी है। लेकिन फिर ढाई ढाई साल के लिए कौन मुख्यमंत्री, ढाई साल के लिए शिवसेना को भी चाहिए। ये जो प्रॉमिस किया था अ, खासकर अमित शाह जी ने उद्धव ठाकरे को, क्योंकि उद्धव जी का कहना है कि मैंने कहा था कि हमने पिताजी को अ, वचन दिया था कि एक बार हम ज़रूर फिर से उनके नेतृत्व में शिवसेना होती जब से आई तब से, एक बार हम मुख्यमंत्री ज़रूर शिवसेना का बनाएँगे। और उसके चलते क्योंकि पहली बार जब शिवसेना बीजेपी साथ में सरकार में आई, तो फिर उस समय मुख्यमंत्री शिवसेना का था और बीजेपी छोटा भाई था। लेकिन बाला साहेब ठाकरे की मृत्यु के बाद और यहाँ प्रमोद महाजन के जाने के बाद और दिल्ली में अमित शाह और नरेंद्र मोदी आने के बाद बहुत सारी बातें बदल गई। बीजेपी बड़े रोल में आने लगी और फिर बीजेपी ने 5 साल शिवसेना के साथ सरकार बनाई, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी का था। उद्धव ठाकरे को ये था कि कहीं न कहीं एक बार जो मैंने प्रॉमिस किया था, इसलिए उन्होंने कहा था कि ढाई साल से लिए कम से कम मुख्यमंत्री पद शिवसेना को चाहिए। लेकिन सत्ता सरकार नतीजे आने के बाद बीजेपी ने साफ मना कर दिया। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई और जैसा कि प्रॉमिस किया था, उद्धव ठाकरे ने अपने पिता को वचन दिया था। वचन के हिसाब से ढाई साल के लिए वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन ढाई साल के बाद, ढाई साल अगले मुख्यमंत्री पद पे वो बने रह सकते थे, लेकिन उनकी पार्टी टूट गई। एकनाथ शिंदे उनके पार्टी में से करीब-करीब 12 लोग छोड़ के, बाकी सभी लोगों को वो उठा के साथ में ले चले। मतलब शिवसेना के पास मात्र 16 लोग रहे और जो एकनाथ शिंदे थे, वो 38 लोगों को लेके बाहर निकल गए। अब एकनाथ शिंदे की पार्टी ओरिजिनल शिवसेना कहलाने लगी, उनको सिंबल भी ओरिजिनल दिया गया। अब जब शिवसेना, बीजेपी और अन्य को मिलके जब सरकार बन गई थी, उसके बाद फिर राष्ट्रवादी पार्टी को भी तोड़ा गया और उसमें से अजित पवार 40 विधायक लेके साथ में चले गए। वो नंबर 2 पोज़ीशन पे आ गए एनडीए में और शरद पवार जी के पास मात्र 12 विधायक बचे रहे। अब इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी
कांग्रेस है जिनके पास करीब-करीब 37 सीटें हैं। ये वर्तमान का परिदृश्य है। लेकिन दोनों तरफ जब 2024 के चुनाव हैं, तो बीजेपी के पास 102 सीटें अभी है वर्तमान में, तो 102 पे वो चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास भले ही 40 है, लेकिन उनका क्लेम है कि हमें 52 सीटों पे चुनाव लड़ना है क्योंकि वो जो 12 शरद पवार की, वो भी हमारे कोटे में आती है। वैसे ही एकनाथ शिंदे के पास भले 38 सीटें हैं अभी, लेकिन वो जो उद्धव ठाकरे के पास 16 है, उसको भी जोड़ के टोटल कुल आंकड़ा अपना बताते हैं कि हम मुझे कम से कम इतने 56 सीटों पे चुनाव लड़ना है। अब यदि शिवसेना 56 सीट पे लड़ती है, शिंदे की, अजित पवार 53 सीटों पे लड़ते हैं एनसीपी के, और बीजेपी 104 पे लड़ती है, तो 213 सीटें तो अभी इनकी हो जाती है। इसका मतलब 75 सीटें बचती है, जिस पे इनको बँटवारा करना है, और 75 में से करीब-करीब 20 सीटें ऐसी हैं, जो इनको विभिन्न बहुजन विकास आघाड़ी से लेके जो तमाम जो समर्थक लोग हैं, उनका उनकी 1-1 सीट, 2-2 सीटें जो हैं, वो छोड़नी पड़ती हैं। तो ऐसे में इनके पास कुल मिलाकर 50 से 55 सीटें हैं, जिसमें बँटवारा होना है, कौन कितना लड़ेगा। या फिर नए सिरे से समीकरण बैठेंगे, ये जो पुराना चला गया, चला गया। लोकसभा के चुनाव ने बता दिया कि ओरिजिनल शिवसेना उद्धव की है, ओरिजिनल एनसीपी शरद पवार के पास है। भले ही सिंबल आपके पास हो, जनमानस आपके पास है। इसलिए बीजेपी में अंतन-मंथन ये चल रहा है कि क्या हम सीट शेयर ऐसा करें कि सबसे ज़्यादा सीटों पे बीजेपी लड़े, फिर एकनाथ शिंदे और फिर अजित पवार, क्योंकि लोकसभा में प्रदर्शन ही ऐसा हुआ है। लेकिन महाविकास आघाड़ी जो उसका सत्ता में आना करीब-करीब तय माना जा रहा है, उनके यहाँ पे भी वही हालात है। कांग्रेस को ये बोला जा रहा है कि आप 43 पे चुनाव लड़िए क्योंकि आपकी उतनी सीटें हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार 53 पे लड़ना चाहती है, शिवसेना 56 पे लड़ना चाहती है। तो कुल मिला के 152 सीटों पे यदि फाइनल हो जाते हैं, तो फिर उनके पास 136 सीटें बचती हैं, जो आपस में तीनों को बँटवारा करना है। लेकिन फिर शरद पवार का ये कहना है कि पुराने फॉर्मूले के जाने के बजाय, जहाँ जो जीत सकता है उसको वहाँ से लड़ना चाहिए। सिर्फ़ अपनी सीट का नंबर बढ़ाने के लिए या एक जिद पकड़ के यदि हम बैठे रहे, तो उसमें पराभव हो सकता है। सांगली उसका बेस्ट उदाहरण है। लोकसभा के समय कोल्हापुर सीट ये शिवसेना की थी, लेकिन वहाँ पे जो चुनाव लड़े शाहू महाराज के वंशज, उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे लड़ना चाहते हैं। इसलिए कोल्हापुर की सीट कांग्रेस को दी गई, और कांग्रेस को शिवसेना ने बोला कि एक सीट हमको आप एक सीट आपको दी, तो आपने हमको एक सीट देना चाहिए। और कांग्रेस से जिद करके उन्होंने सांगली की सीट माँगी, जो कोल्हापुर के पास की थी और कांग्रेस का गढ़ था वो। कांग्रेस को मजबूरी में वो सीट देनी पड़ी। उसका खामियाज़ा शिवसेना को भुगतना पड़ा। वहाँ शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से चुनाव लड़ा गया। वहाँ सीट पे बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा, और कांग्रेस का इंडिपेंडेंट एक उम्मीदवार वहाँ चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने उसको पार्टी से निष्कासित किया, सब कुछ किया, लेकिन वहाँ वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार चुनाव जीत गया। आखिर में फिर वो कांग्रेस के फोल्ड में आ गया, कांग्रेस की टैली 100 हो गई और शिवसेना ने सबक सीखा। यदि इसके जगह शिवसेना दूसरी कोई सीट माँगती तो शायद 1 सीट शिवसेना की बढ़ती और इंडिया गठबंधन की 1 सीट और बढ़ती। लेकिन ये जीत के चलते और कुछ नेताओं के आत्मसंतुष्टि के लिए या अपने ईगो सैटिस्फैक्शन करने के लिए, यदि ऐसी सीटें शहादत होती रही, तो फिर मुश्किल है ये कहना कि महाविकास आघाड़ी उतनी ही ताकत के साथ वापस आएगी, या फिर ऐसा फ्रैक्चरल मैंडेट आएगा कि फिर बहुत मुश्किल होगा कि सरकार कैसी बनेगी। इसके लिए शरद पवार जी ने कहा कि हर सीट पे आकलन हो रहा है, जो जीत सकता है, उसी को ही सीट दी जाएगी। महाराष्ट्र में शरद पवार की सीनियरिटी और जिस हिसाब से महाविकास आघाड़ी का कंट्रोल उन्होंने अपने पास रखा, जहाँ उद्धव और कांग्रेस दोनों ही उनके सामने सरेंडर पोजीशन में आ जाते हैं। लेकिन शरद पवार भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। वो उतना ही दबाते हैं जितना वो दब सकते हैं। वो भी जानते हैं ज़्यादा दबाने से चीज़ें टूट जाएगी।
लेकिन फिलहाल फाइनल वर्ड्स शरद पवार के होंगे ऐसा कम से कम अभी तो लग रहा है। शरद पवार के स्टेटमेंट के पहले संजय राउत लगातार ये मांग कर रहे थे कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाए, उन्हें मुख्यमंत्री घोषित किया जाए। और उद्धव ठाकरे की भी मंशा थी कि एक बार उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन फिर कांग्रेस, एनसीपी इनमें भी परेशानी होगी क्योंकि वर्तमान में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, इंडिया गठबंधन में। उनके विधायक सबसे ज़्यादा है, तो वो क्लेम क्यों नहीं करे? कांग्रेस भी अपनी सीटें बढ़ाना चाहती है, तो कुल मिलाकर शरद पवार जी ने उस पे पूर्ण विराम लगाते हुए कहा कि जिसके ज़्यादा विधायक चुन के आएँगे, उसको मुख्यमंत्री पद मिलेगा। इसलिए हम किसी चेहरे के साथ नहीं जा रहे हैं। हम महाविकास आघाड़ी संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेंगे और ताकत से लड़ेंगे। दूसरी ओर जब उद्धव ठाकरे दिल्ली आए, उद्धव ठाकरे ने पटना चले, सभी नेताओं से बातचीत की उन्होंने। उन्होंने भी अंदाज लिया होगा और कांग्रेस का लगातार प्रेशर, कांग्रेस के लोकल नेतृत्व का कि अभी किसी को कमिट नहीं करना चाहिए हमें। ये देखते हुए उद्धव ठाकरे ने शरद जी के वक्तव्य के पहले ही अनाउंस कर दिया था कि मुख्यमंत्री चाहे किसी भी दल का बने, इंडिया गठबंधन का बनना चाहिए और शिवसेना उसके साथ रहेगी। तो कुल मिला के अब मुख्यमंत्री पद को लेके जो जद्दोजहद है, वो करीब-करीब खत्म हो रही है। आघाड़ी की तरफ से, यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से। शरद पवार ने अब एक फाइनल उसको रेखांकित किया उस बात को। कांग्रेस पहले से ही कह रही है कि चुनाव के निर्णय के बाद तय होगा मुख्यमंत्री कौन होगा। दूसरी तरफ जो एनडीए गठबंधन है, वहाँ पे भी जो अभी वो कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए दानवे साहब हाल ही में जालना में लोकसभा में बुरी तरह से चुनाव हार गए। वो पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और मराठवाड़ा में पार्टी जीरो रही, तो उसका फिर उन्होंने हाथ में उनके कैंपेन कमेटी देके एक बात तो तय कर दी कि अब फिर मराठवाड़ा पे वो काम करना चाहते हैं। जितना विरोध व्यक्तिगत रूप से देवेंद्र फडणवीस को है, पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, उससे दानवे जी ने भी एक बात कही कि भाजपा किसी चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ेगी। भाजपा कलेक्टिव लीडरशिप पे, सामूहिक नेतृत्व पे विश्वास करती है। ये भाजपा की बहुत पुरानी फिलॉसफी थी। लेकिन 2014 के बाद भाजपा के संगठन में बहुत बदलाव आए, फिलॉसफी में, सोच में बहुत बदलाव आए। उसमें फिर व्यक्तिवाद हावी हो गया, मोदी जी जो कहेंगे, अमित शाह जो कहेंगे वही फाइनल होता रहा और इसके चलते देवेंद्र फडणवीस को मोदी जी ने सर पे हाथ रखा, वो ज़रूरत से लार्जर दैन लाइफ बन गए और उनके उस बढ़ते हुए कद के नीचे महाराष्ट्र में बीजेपी संगठन पूरी तरह से चरमरा गया। तो दोनों तरफ से इस बार मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार होगा नहीं, क्योंकि बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी है और वही फाइनल करेगी चीज़ों को, उनने कहा कि सामूहिक नेतृत्व में विश्वास रखते हैं। अजित पवार ने कहा कि मैं देवेंद्र फडणवीस और शिंदे इन दोनों से सीनियर हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है। वैसा देखा जाए तो मुझे ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। उनके पोस्टर्स भी महाराष्ट्र में जगह-जगह लगे हुए हैं कि अगला मुख्यमंत्री अजित दादा। और एकनाथ शिंदे के लोग कहते हैं कि एकनाथ शिंदे उनने उनको प्रॉमिस किया है, तो उनकी सीधी अमित शाह से बात हुई है, नेतृत्व तो उन्हीं के हाथ में रहेगा। भाजपा महाराष्ट्र में क्या बिहार मॉडल अपनाना चाहता है कि हम भले ही नंबर में ज़्यादा हो, लेकिन मुख्यमंत्री पद किसी और को दें। लेकिन संघ ने बिहार मॉडल सिरे से खारिज कर दिया और संघ की मदद के बगैर बीजेपी महाराष्ट्र में फिर से सर उठाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में वही पुरानी फिलॉसफी 2014 के पहले पार्टी की जो सामूहिक नेतृत्व की थी, वही सामने आती हुई दिखाई देती है। जब एनडीए में भी सामूहिक नेतृत्व की बात हो रही है, बिना चेहरे के चुनाव लड़ा जा रहा है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में भी शरद पवार जी ने क्लियर किया, उसके पहले उद्धव ठाकरे ने क्लियर किया और कांग्रेस ने भी क्लियर कर दिया। लेकिन शरद पवार का ये कहना कि जिसके ज़्यादा विधायक होंगे, वही उसी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, ये और एक बात को रेखांकित करती है, क्योंकि इसके पहले भी ऐसी बात हुई महाराष्ट्र के एक विधानसभा चुनाव के बाद कि राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार जी के नेतृत्व में सबसे बड़ा दल उभर के आया था। लेकिन कांग्रेस के सदस्य कम होते हुए भी
मुख्यमंत्री पद शरद पवार ने कांग्रेस को ऑफर किया और उसके बार्गेन में अच्छे-अच्छे मलाईदार मंत्रालय अपने पास रख लिए। कांग्रेस मुख्यमंत्री पद को लेके अपना ईगो सैटिस्फाई करती रही और बड़े-बड़े मंत्रालय एनसीपी चलाते रहे और उन्होंने अपना बैंक बैलेंस ठीक-ठाक कर लिया। दूसरी बात, अजित पवार का एरोगेंस शरद पवार बहुत पहले दिन से जानते थे। इसलिए अजित पवार को एक लिमिट तक कंट्रोल में रखा था। उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल थे, ना कि अजित पवार। लेकिन अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री बनने के लिए पहला एक विद्रोह किया, जिसके चलते शरद पवार जी को न चाहते हुए भी छगन भुजबल को इस्तीफा लेकर उसके जगह अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बन बनाना पड़ा। तभी शरद पवार जी को ये आभास हो गया था कि अजित पार्टी हाईजैक कर सकता है। उसके बाद 2019 के चुनाव आ गए और उसके बाद जब ईडी का नोटिस मिला, तो ईडी के नोटिस को शरद पवार जी ने ऐसा कैश किया कि महाराष्ट्र के समीकरण बिगड़ गए। अजित पवार भी साइड को हो गए और एक उभारता हुआ फिर से द किंग मेकर की भूमिका में शरद पवार आ गए। लेकिन इस बार शरद पवार का ये कहना कि जिस पार्टी के सदस्य ज्यादा हो उसका मुख्यमंत्री बनेगा, लगता है इस बार शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुळे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। क्योंकि ज्यादा नंबर होने के बाद भी जो आदमी मुख्यमंत्री पद लेने के बजाय मंत्रालय लेकर मुख्यमंत्री पद कांग्रेस को देता है, क्योंकि तब उन्हें अजित पवार से डर था कि अजित पवार मुख्यमंत्री बन गए तो वो पूर्ण रूप से हाशिए पे चले जाएंगे। लेकिन इस बार सुप्रिया सुळे सामने है। जयंत पाटिल पार्टी के अध्यक्ष है, लेकिन जयंत पाटिल के बारे में फिर भले ही मुझे लगता है कि ये यदि ये वीडियो देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे। पहले भी मैंने ऐसा कहा था तो उन्होंने नाराजगी व्यक्त की थी। जयंत पाटिल के बारे में लॉयल्टी को लेके पार्टी में दो फाड़ है। कई लोगों को लगता है कि जयंत पाटिल राष्ट्रवादी कांग्रेस में मजबूरी में है, क्योंकि दादा उनके पहले बीजेपी में चले गए। यदि दादा एक आध सप्ताह लेट होते तो शायद उसकी जगह जयंत पाटिल होते। और कई ऐसे राष्ट्रवादी के नेता हैं जो अजित शरद पवार जी के बहुत नजदीकी मानते हैं अपने आप को और आज कहते हैं कि हम शरद पवार जी के साथ हैं। उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो दादा के विरोध में थे और दादा पहले चले गए इसलिए वो नहीं जा सकते। नहीं तो उन्होंने भी दरवाजे पे दस्तक तो दी थी बीजेपी के। ऐसे में शरद पवार अब किसी पे विश्वास नहीं रखेंगे। शरद पवार यदि किसी पे विश्वास रखेंगे तो वो सुप्रिया सुळे पे। इसीलिए उन्होंने कहा कि जिसके ज़्यादा उम्मीदवार होंगे, एमएलए होंगे, विधायक होंगे, वही मुख्यमंत्री बनेगा। ये कहीं न कहीं इस बात को भी दर्शाता है कि इस बार एनसीपी अपना मुख्यमंत्री भी बना सकता है। लेकिन फिर कितनी सीटें एनसीपी लड़ेगी और कितनी जीत के आएगी? स्ट्राइक रेट अजित शरद पवार जी का लोकसभा चुनाव में बहुत बेहतरीन रहा। भले ही नंबर ज़्यादा कांग्रेस का है, लेकिन कम सीटें लड़के भी करीब-करीब पूरी की पूरी सीटें जीतने का उन्होंने जो स्ट्राइक रेट बताया, वो उससे उनका उत्साह भी बढ़ गया है, पार्टी कैडर में भी जान आई है। लेकिन अब जो जिस हिसाब से बाहरी अलग-अलग राज्यों के बड़े ताकतवर नेता को महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी ने झोंक दिया। उदाहरण के तौर पे विदर्भ में कैलाश विजयवर्गीय को उतारा। कैलाश एक ऐसा जुगाड़ू फैक्टर है कि जो कभी हरियाणा में जाते हैं तो भी जुगाड़ करके सरकार बना देते हैं। बंगाल में भी 3 से 73 बनाने में कैलाश जी का हाथ था। क्या कैलाश जी इस बार विदर्भ में बीजेपी की खोई हुई ज़मीन उनको वापस दिलवा पाएँगे? ये भी देखना है। अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग बड़े-बड़े नेता महाराष्ट्र में उतरे हैं। पैसे की कमी नहीं है। संघ ने भी कमर कस ली है। लेकिन सवाल यही है कि क्या बीजेपी बाहर के लोगों को तवज्जो देगी या अपने वालों का साथ रखेगी? यदि बाहर के लोगों को तवज्जो देते हैं, तो फिर अपने लोग घर बैठते हैं। महाराष्ट्र के बीजेपी संगठन में बाहर के लोग बहुत हो गए और अंदर के लोग माइनॉरिटी में आ गए हैं। लेकिन महाविकास आघाड़ी में एक बात बड़ी क्लियर है, उनके हिसाब से या राहुल गांधी के हिसाब से यदि बात करें, तो डिटॉक्सिकेशन हुआ है महाराष्ट्र में इंडिया इंडिया गठबंधन का। जितने भी भ्रष्ट थे, जितने भी मक्कार थे, जितने भी विद्रोही थे, ये सारे के सारे बीजेपी में चले गए या बीजेपी के साथ चले गए। अब पार्टी में वही बचे हैं, जो ईमानदार हैं, जो हॉनेस्ट हैं, जो पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी की फिलॉसफी में विश्वास करते हैं और लड़ना जानते हैं। इसलिए बचा हुआ लॉट यदि लड़वैया है, तो फिर
वो इस बार चुनाव लड़ेगा। अनिल देशमुख का उदाहरण दें तो अनिल देशमुख ईडी से तो मुक्ति पा लिए, लेकिन फिर 2021 का एक पुराना केस सीबीआई ने जो 0 एफआईआर दर्ज किया था, अब उनके खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। हो सकता है चुनाव के पहले अनिल देशमुख को फिर उठा ले, लेकिन फिर जो हश्र उसका हुआ अ, ईडी का हुआ, वही सीबीआई का होगा। उनके ऊपर वही चार्जेस है कि वो पुलिस से साठ-गांठ करके भाजपा के बड़े नेताओं को फँसाने का प्रयास कर रहे थे। सीबीआई का क्लेम है कि उनके पास करीब-करीब 40 घंटे के वीडियोज़ हैं और ये वीडियोज़ उन्हें देवेंद्र फडणवीस ने मुहैया करवाए। लेकिन कुछ वीडियोज़ अनिल देशमुख के पास भी हैं। ये वीडियो जब सीबीआई बाहर निकालेगी तो अनिल देशमुख भी चुनाव के समय कुछ वीडियोज़ रिलीज़ करेंगे, जो देवेंद्र फडणवीस के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर सकते हैं। ये वीडियो का युद्ध भी देखा जाएगा और वर्तमान में दोनों तरफ इंडिया और एनडीए गठबंधन, महाविकास आघाड़ी और महायुति में अब मुख्यमंत्री पद को लेके कोई ना जिरह है, ना चर्चा है, ना हॉट एक्सचेंज है। अब दोनों तरफ मुख्यमंत्री के नाम को लेके शांति है, क्योंकि दोनों ने तय कर लिया, बीजेपी ने तय कर लिया कि सामूहिक नेतृत्व और शरद पवार जी ने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव के बाद तय होगा। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।